हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का एक छोटा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वो क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपके सामने है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस इनकम, यानी आपकी इनकम है उसमें किसी और पर्सन की भी इनकम ऐड हो जाए तो तब आपको टैक्स देना पड़ जाए, उसे क्या कहेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे आपको पता है आपकी अपनी इनकम है, पर कई केसेस में आपके स्पाउस, आपके माइनर या चाइल्ड या थर्ड पर्सन की भी इनकम आपके अंडर आ जाती है, तो वो केस क्या है? क्लबिंग ऑफ इनकम। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको अगर यही नोट्स चाहिए या इसके अलावा कोई और इनकम टैक्स के रिलेटेड या कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं केसेस। तो ये केसेस जो हमने ऊपर किए थे कि सम केसेस, तो वो सम केसेस में आपका सबसे पहले केस कौन सा आ रहा है? सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहता है कि इनकम अगर आपने ट्रांसफ़र कर दी है पर वहाँ पे विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अब यहाँ पे वो एसेट क्या है? कोई आपकी संपत्ति यानी आपकी कोई फर्नीचर वगैरह नहीं कह रहे। इसका मतलब ये है कि इन केस ओनली इनकम ट्रांसफ़र टू द अदर पर्सन। आपकी सिर्फ इनकम गई है दूसरे पर्सन के पास, लेकिन आपने एसेट नहीं ट्रांसफ़र की। क्लैरिटी नहीं हुई होगी, ध्यान से समझो इस चीज़ को विद एग्जांपल कि अगर ए पर्सन है, उसने अपने इंटरेस्ट जो पैसा था बॉन्ड्स के ऊपर, जो उसे इंटरेस्ट मिला था वो मिस्टर बी को दे दिया, लेकिन बॉन्ड्स किसके हैं? मिस्टर ए के ही हैं। तो इस केस में क्या हुआ? मिस्टर ए ने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट खुद रखना था, लेकिन टैक्स से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? बी को दे दिया। तो क्या वो बच पाएंगे फिर भी? नहीं। क्यों नहीं बच पाएंगे? क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम तो बेशक ट्रांसफ़र हो गई है, पर एसेट किसकी है? वो मिस्टर ए की, यानी वो टैक्सेबिलिटी किसकी रहेगी? मिस्टर ए की। सो इट मीन्स कि इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर ए इवन इफ इट ट्रांसफर टू मिस्टर बी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 61 क्या है? रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, जिसका मतलब क्या है? वापस लिया जा सके। एग्जाम्पल से इसी समझ आ जाएगा कि मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को दिवाली तक अपना घर दे दिया, और अब अगर घर दिया है तो रेंट पे भी दिया हो सकता है या लीज पे, तो पैसा तो उसको आएगा। तो जो पैसा आएगा वो क्लब्ड हो जाएगा किसकी इनकम में? मिस्टर ए की। तो रेवोकेबल मीन्स आपने घर भी दिया है, अपनी एसेट दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो पैसा आया है उसके लिए आप ही लायबल हो। क्या करने के लिए? टैक्स पे करने के लिए। तो पहला केस और दूसरा केस समझ आ गया। 62 सेक्शन इसकी ही एक्सेप्शन है कि इसके उलट क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर रेवोकेबल है तो अगर इररेवोकेबल हो जाए, यानी रेवोकेबल मीन्स जो वापस आने वाला है और इररेवोकेबल मीन्स जो नहीं आने वाला। इसका मतलब कि जो इनकम उस एसेट से आएगी उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके लिए टैक्सेबल कौन होगा? दैट इज इस बार ट्रांसफरी। ट्रांसफरर उस केस में होगा जहां पे उसके पास इनकम आ रही है, यानी एसेट उसकी है। अदरवाइज इररेवोकेबल केस में ट्रांसफरी ही कौन होगा? टैक्सेबल होगा। केस समझ आ गया? ये पहले वाला, पहले 3 केसेस हो गए यहाँ पे। अब आगे आपके सामने है सेक्शन 64। तो सेक्शन 64 के कुछ सब पार्ट्स आते हैं। तो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 का पार्ट 2 क्या है कि रेम्यूनरेशन अर्न्ड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच एसेसी है सस्टेनेबल इंटरेस्ट, यानी वो रेम्यूनरेशन जो आपने स्पाउस में से ली है, यानी स्पाउस से ली है, आपने किसी हस्बैंड या वाइफ से ली है, तो उसमें असेसी का जो सस्टेनेबल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है 20% से, यानी 20% से ज़्यादा है। तो ये केस कब एप्लीकेबल होगा? पहली बात तो यही है कि इफ़ स्पाउस डज नॉट हैव टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, यानी अगर स्पाउस कोई काम नहीं करता तो तभी ये केस लायबल होगा, तभी आपको ये चीज़ आपकी मानी जाएगी, यानी ये क्लबिंग आपकी मानी जाएगी। अदरवाइज क्लबिंग नहीं मानी जाएगी अगर स्पाउस कोई प्रोफेशनल स्किल्स कर वो पैसा ऑब्टेन कर रहा है। तो ये केस भी हो गया। अब सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 का पार्ट 4 क्या कहते हैं कि अगर आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी है स्पाउस को विदाउट इन 3 चीज़ों के, यानी एग्रीमेंट जो है टू लिव अपार्ट, ये एग्रीमेंट नहीं किया कि वो हमारे पास नहीं रहता यानी दूर रहता है, या फिर अगर आपने उसे कोई ट्रांसफ़र की है वो बिना किसी एजुकेट कंसिडरेशन की है, या फिर कोई रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का वो उसी समय एग्जिस्ट हुआ है जो ट्रांसफ़र करने के टाइम पर था, और या फिर इनकम के एक्रूवल होने के टाइम पर। तो ये जब 3 कंडीशन होने के बावजूद, यानी विदाउट, अगर आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी है तो उस केस में क्या होगा? दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम पॉसिबल होगा। तो उस केस में क्या होगा? दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी अगर आप इसे और एक्सप्लेनेशन से देखना चाहते हो कि अगर आपकी एसेट हाउस प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप कौन सा रूल लगाओगे? डीम्ड ओनरशिप का,
लेकिन अगर आपकी कोई अदर एसेट है तो वहाँ पे यही प्रोविज़न क्या होगा, अप्लाई होगा और इनकम क्लब्ड हो जाएगी किसके अंडर, ट्रांसफरर के अंडर, यानी जिसने ट्रांसफ़र की है। अब एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा कि मिस्टर ए का एक बिजनेस है और कैपिटल उसकी 2 लाख है और हर हस्बैंड उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ उसे गिफ्ट दे दिए और उसने यही अपने जो 1 लाख रुपीज़ है उसे भी मिस्टर ए के बिजनेस में लगा दिया और 80-90 का प्रॉफिट आपके पास कितना आया और 90-20 का प्रॉफिट आपके पास कितना आया, आपके सामने आपको लिखकर बता दिया। इनकम क्लब करनी है, बहुत इजी है, ध्यान से इसे समझना। इससे पहले सोल्यूशन की ओर देखूं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने क्लब करना है एसेट ट्रांसफ़र के केस में विदाउट वाला जो अभी हमने किया, तो वहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लगेगा कि टोटल इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस, जितनी आपको बिजनेस से अर्न हुई है और जितनी इन्वेस्ट की गई थी फर्स्ट 4 यानी 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर जितना आपको दिया है उस ईयर में, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसे हमने डिवाइड कर देना है। तो वापस आते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो आपके सामने है कि कैपिटल अब कितनी बनेगी, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट टोटली की है, 2 लाख, 1 लाख और 1.6 लाख। क्योंकि 1.6 लाख भी क्या आया है, क्योंकि आपने क्लब्ड कब की निकालनी है, 1920, तो जितनी भी अमाउंट प्रीवियस होगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएगी। तो टोटल कैपिटल कितनी है, 4.6। 1920 का प्रॉफिट कितना बनेगा, वही फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल इनकम कितनी है अब यहाँ पे, तो टोटल इनकम कितनी है, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख रुपीज़ क्या है देखो अब यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट इतना ही है 1920 का, मल्टीप्लाई बाय अब आपकी जो इस ईयर की आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने कितनी की है, यानी हस्बैंड ने कितनी की है वो ले लोगे आप, और नीचे आप टोटल कैपिटल यानी टोटल इन्वेस्टमेंट ले लोगे। तो करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, 86,956 एज अ प्रॉफिट ऑफ 1920, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो किसका है, इसके हस्बैंड का। यानी इस इनकम को आप जब निकाल दोगे इस 4.6 लाख से, जितनी इनकम बचेगी वो किसकी हो जाएगी, मिस्टर ए की, और मिस्टर ए उसके लिए क्या होगा, क्लब्ड इनकम के लिए टैक्सेबल होगा। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास आगे आ रहा है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का पार्ट 6 कि एसेट आपने ट्रांसफ़र कर दी है सन्स वाइफ को, यानी सन अपने सन की वाइफ को, विदाउट यानी डॉटर इन लॉ को, विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे, इनकम रिमेन ट्रांसफर, वही इनकम किसकी रहेगी, ट्रांसफरर की ही रहेगी, कि जिसने ट्रांसफ़र की है उसकी ही रहेगी। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का पार्ट 7 और 8 दोनों एग्जैक्ट सेम हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसके पास आपने ये चीज़ देखनी है। तो इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, कि आपने इनकम इसलिए ट्रांसफ़र की ताकि आपके स्पाउस का बेनिफिट हो सके और उसमें कोई एजुकेट कंसिडरेशन भी नहीं थी। सिमिलरली अगर आपने एसेट ट्रांसफ़र की है फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ या डॉटर इन लॉ के लिए, या फिर स्पाउस के लिए या डॉटर इन लॉ के लिए, इन दोनों केसेस में विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर आपने एजुकेट कंसिडरेशन कोई ट्रांसफ़र की है तो वहाँ पे असेसी ही लायबल होगा उस चीज़ के लिए। और ये केस कब माना जाएगा, जब आपकी ट्रांसफ़र की गई एसेट हु यूजेस इट फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी स्पाउस और डॉटर इन लॉ, जो इसे यानी जो आपने ट्रांसफ़र की है जिस भी पर्सन को की है वो इसे आपके असेसी यानी इस असेसी के लिए के स्पाउस के लिए या फिर डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए उसे यूज़ कर रहा हो, तब ये केस आपका क्या माना जाएगा, दैट इज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का 7 पार्ट और 8 पार्ट। इसमें कौन लायबल होगा, असेसी ही लायबल होगा। सेक्शन 64 1A क्या कहता है, अब माइनर चाइल्ड की बात आती है। तो ये बहुत बढ़िया केस है, ध्यान से समझना कि क्लब्ड किसके हाथ में होगी, जिस पेरेंट्स के हाथ में होगी। तो पेरेंट किसके हाथ में होगी, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, यानी अगर फादर की ज़्यादा है तो फादर के हाथ में, मदर की ज़्यादा है तो मदर के हाथ में। अगर मैरिज ऑफ अ पेरेंट डज नॉट सब्सिस्ट, यानी मानी नहीं जा रही या कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा, पेरेंट्स के हाथ में ही होगी। लेकिन जिस ईयर में अब ये केस चल रहा है और जो उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है या उसकी केयर कर रहा है उसके हाथ में क्लब्ड की जाएगी, यानी उसकी इनकम मानकर उसके हाथ में क्लब्ड करके टैक्सेबल की जाएगी। अगर बोथ पेरेंट्स डाइड, अगर दोनों ही पेरेंट मर जाते हैं यानी फादर एंड मदर दोनों की डेथ हो जाती है, तो इनकम ऑफ अ माइनर कैन नॉट बी असेस्ड इन द हैंड ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स इसके लिए असेसेबल नहीं होंगे। अब बात आती है, छोटा सा एक नोट है, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि माइनर अगर मेजर बन जाता है प्रीवियस ईयर में, तो जब तक वो माइनर था उस डेट तक आपने क्या करनी है, इनकम को क्लब करना है। तो ये केस आ सकता है, तो इसलिए इनकम को क्लब कब तक करना है, जब तक वो माइनर है। एग्जाम्पशन क्या कहती है कि ₹1500 या फिर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इनकम क्लब्ड,
यानी जितनी क्लब की है, या फिर 1500 एज पर अंडर सेक्शन 1032 के अंदर विच एवर इज लेस आपको क्या मिल जाएगी, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड में जो आपकी क्लब्ड हुई है इनकम, उसके ऊपर क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। ईजी था ये केस। अब छोटा सा नोट एक और है कि आपने क्लब नहीं करना, कब नहीं करना इस केस में, जब आपकी इनकम अर्नड हो रही है उस माइनर से जो अपनी स्किल से पैसा इकट्ठा कर रहा है, या फिर माइनर को कोई डिसएबिलिटी है, 80 सेक्शन 80 यू के अंदर जो डिसएबिलिटीज़ है उसमें से कोई डिसएबिलिटीज़ में माइनर सफ़र कर रहा है, उस केस में भी ये जो आपकी क्लबिंग इनकम है वो आपकी क्लब इनकम नहीं मानी जाएगी। हुआ ये केस क्लियर? अब जल्दी से एग्जांपल समझो कि मिस्टर एक माइनर है, अर्नड इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है कितने का, दैट इज 15,000 रुपीज़, और जो पेरेंट ए है उसकी टोटल इनकम 2 लाख है और बी है तो उसकी इनकम 3 लाख है। तो हमने क्या करना था, जिसकी ग्रेटर होगी वो ले लेनी है 3 लाख, और क्या किया हमने कि टोटल इनकम यानी टोटल इंटरेस्ट जितना है उसमें से जितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, ये तो क्लब हुई इनकम है, उसमें से आपने क्या करना है 1500, विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर इज 1500, तो उसे माइनस कर देना है और इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, माइनर के अंडर इनकम वाली क्लब, माइनर के अंदर क्लब्ड इनकम। ये हो गया। अब लास्ट 2 टॉपिक आज के हैं जो कि वो क्या है, अदर पॉइंट्स हैं। अगर आप क्लबिंग ऑफ लॉस कर रहे हो तो वो भी इसी तरीके से होगा। अगर आप कैपिटल गेन आपके पास आता है कोई ट्रांसफ़र करने से तो उससे भी आप क्या करोगे, क्लब्ड ही करोगे बीच में। अगर कोई एसेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसमें से जो इनकम आपको मिलेगी वो तो क्लब होगी, लेकिन इनकम में से अगर आपको इनकम मिल रही है तो वो क्लब नहीं होगी। ये पॉइंट आपका स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लग गई बात इस चीज़ की समझ? अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट जो आज का टॉपिक आपके सामने है, क्रॉस ट्रांसफर। कई बार एसएससी क्या करते हैं, आपस में क्रॉस ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि आप क्लबिंग ना करो। यानी क्लबिंग में उनको कई बार प्रॉब्लम आती है, इस प्रोविज़न को आपने अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, क्रॉस ट्रांसफ़र कर लेते हो। जैसे ए ने 5 लाख रुपीज़ दे दिए बी की वाइफ को, और बी ने ट्रांसफ़र कर दिया 6 लाख रुपीज़ ए की वाइफ को। यानी जो इनकम ए की वाइफ ने अर्न की है 5 लाख में से वो उसके लिए लाइबल है, और जो इनकम अर्नड बाय द वाइफ ऑफ बी फ्रॉम द 5 लाख रुपीज़ टैक्सेबल फॉर हिम, वो उसके लिए लाइबल है। बी और ए दोनों लाइबल हैं। बस उन्होंने क्या किया, क्लबिंग के प्रोविज़न को हटाने के लिए क्रॉस ट्रांसफ़र किया है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने मैंने दोस्तों पढ़ाया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है या समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।